वेलकम ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद भुवनेश। पिछले वाले वीडियो में अपन ने कुछ संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाया था, शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको सिखाया था और कुछ गुणधर्म सिखाए थे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या को पहचाने कैसे। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक और सिखाने वाला हूं कि जब संख्याएं इस प्रकार की हो, क्योंकि पिछले वीडियो की जो संख्याएं थी उसमें क्या था, पीछे 5 था, जो इकाई का अंक था, जो इकाई अंक था उसका क्या था 5 था, या फिर जो अंतर था जैसे कि 35 को मल्टीप्लाई करना है 25 तो अंतर कितना था 10 का था, या फिर 100 के आसपास वाली संख्याएं थी जैसे 102 का वर्ग करना था, 104 का वर्ग, 113 का वर्ग, इस तरह की संख्याएं थी। बट अगर संख्या इस तरह की ना हो और सिंपल संख्याएं हो 13, 86, 62, 114, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, तो इस तरह की संख्याओं का वर्ग कैसे करें। तो इस तरह की संख्याओं का वर्ग करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पहली संख्या का वर्ग करना है, फिर यहाँ पर दूसरी संख्या का आपको वर्ग करना है। पहली संख्या का वर्ग 1, दूसरी संख्या का वर्ग 9। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है और फिर ऊपर वाले 2 से भी गुणा करना है। तो 1 × 3 3, 3 × 2 6, तो इन तीनों को एक साथ लिख देना है। ये 6 यहाँ है एक तरीके से, तो इन तीनों का आपका आंसर क्या हो गया 169। काफ़ी सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक बार फिर से देखिए इस एग्जाम्पल में इसको क्या बताया मैंने, पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, बीच वाली संख्याओं को आपस में गुणा करके क्या करना है 2 से गुणा करना है। जैसे 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और 8 × 6 48, 48 का डबल हो गया आपके 96। अब जब संख्याएं 2-2 आ जाएं तब आपको क्या करना है, पीछे से लिखते चलना है। पीछे से सबसे पहले 6, ये 3 इसमें जुड़ जाएगा, तो इसमें जब ये 3 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 99, 99 में से 9 और 9 और आगे जाकर प्लस हो जाएगा। जब इसमें 9 प्लस होगा तो ये बन जाएगा आपका 73। तो 7396 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ से तो ये 3 जो है ये आगे प्लस हो गया है 96 में, यानी 96 प्लस क्या हो गया है 3, तो 99। फिर 99 का 9 आने के बाद ये जो 9 था ये 9 प्लस हो जाएगा इसमें, तो ये आपके पास आ जाएगा 73 और इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपका 7396। एक एग्जाम्पल और लेकर ट्राई करते हैं। इस बार आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए एक बार, जैसे 62 का स्क्वायर निकालना है तो 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4, आपस में दोनों को गुणा कर किससे गुणा कर देना है 2 से, तो 6 × 2 12 और 12 का डबल 24। यहाँ पर आपके पास सिंगल डिजिट है तो सिंगल, यहाँ से यानी पीछे यानी फर्स्ट डिजिट को छोड़कर पीछे की सारी डिजिट आपको सिंगल लेनी है। तो यहाँ पर 4 है तो 4, 24 है तो 24 के इसमें से तो 4 आ जाएगा और 2 आगे जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36 और 2 38, यानी 2 आगे जाकर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, जो देखिए कि 3 डिजिट का एग्जाम्पल है, तो 3 डिजिट भी आए तो भी इसी मेथड से पॉसिबल है। आपको करना कुछ नहीं है, इसको 1 डिजिट मान लेना है और इसको 1 डिजिट मान लेना है। मतलब 4 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर 121। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करके 2 से क्या कर देना है गुणा, तो 11 का गुणा 4 से करेंगे तो 44 और 44 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। अब पीछे से लेना शुरू करना है, मैंने क्या बताया आपको, पीछे से डिजिट लेना शुरू करना है। तो यहाँ से 6, 1 इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, +1 करेंगे तो 89, कितना हो जाएगा 89, तो 89 का 9, अब ये 8 और आगे जाके जुड़ जाएगा तो 129 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 12996। इस तरीके से काफ़ी शॉर्ट तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स आप खुद लेकर भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर इस शॉर्ट मेथड से अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में विथिन 1 सेकंड 2 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने होगा। आज मैं आपको कुछ और गुणधर्म बताऊंगा कि वर्गमूल और वर्ग से संबंधित, तो आइए अपन उन गुणधर्मों को डिस्कस करते हैं अब। यस, तो नेक्स्ट जो गुणधर्म है अपने पास, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है गुणधर्म, और उसका जो पहला जो गुणधर्म मैंने लिखा है वो ये कि 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं होगी। यानी 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी तो उनके बीच में कितनी प्राकृत संख्या हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल 11 का स्क्वायर करूं और 12 का स्क्वायर करूं, तो 11 के बाद 12 मतलब क्रमागत हो गई है, और इन दोनों पूर्ण, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इनके मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं हो सकती है, कितनी प्राकृत संख्याएं हो सकती है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं होगी, तो वो होगी आपके पास 2n। कितनी प्राकृत संख्याएं होगी, 2n प्राकृत संख्या होगी। मतलब यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्याओं का मतलब है कि अगर एक संख्या n स्क्वायर है तो दूसरी क्या होगी, n में n 1 जुड़ जाएगा, मतलब आगे वाली n + 1 का होल स्क्वायर के मध्य कितनी प्राकृत पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी, मतलब प्राकृत संख्याएं होगी
2n प्राकृत संख्याएं होगी। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लीजिए वही एग्जांपल जैसे 11 का स्क्वायर है और 12 का स्क्वायर है के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं होगी, कितनी प्राकृत संख्याएं होगी। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको सिंपल सा एक तरीके से निकालना है कि ये जो संख्या है यहाँ पर, ये आपका n है, ये आपका n है, और ये जो संख्या है एक तरीके का आपका क्या है n+1 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, सीधा 2n मतलब 2 × 11 कितना हो जाएगा, 22 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट है उसको सीधा डबल कर देना है, 2 × 11 22। जब आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट है यानी जो छोटी वाली संख्या है उसको सीधा डबल कर देना है, उसको सीधा डबल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, तो आपको सीधा क्या करना है, 13 का डबल कर देना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 26। बस ये ध्यान रखें आप कि ये एक क्रमागत संख्या ही हो, जस्ट आगे वाली ही हो। एक एग्जांपल और देखिए आप, मान लीजिए कि आपके पास 19 का स्क्वायर है और 20 का स्क्वायर है, तो आपको सीधा 19 का डबल कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका 38। ठीक है। एक इसमें एक क्वेश्चन में कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन घुमा देते हैं और ये कुछ पूछ लेते हैं कि मध्य में नहीं पूछ के तक पूछ लेते हैं, तक और ये है मध्य। इनको थोड़ा फोकस कीजिएगा कि दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य कितनी प्राकृत संख्या है, और यदि n² और n+1 का होल स्क्वायर हो तक कुल कितनी प्राकृत संख्या है। तो सिंपल सी बात है कि जब वो तक पूछेगा तो उसमें ये 13 और ये 14 भी इंक्लूड हो जाएगा। मीन्स 2n तो हो जाएगी बीच में, मतलब 13 का स्क्वायर है फॉर एग्जांपल और 14 का स्क्वायर है, तो यहाँ तक तो हो जाएगी 2n, जिसमें ये और ये नहीं जुड़ी हुई है, तो एक तो ये जुड़ जाएगी +1 और एक +1 ये जुड़ जाएगी, मतलब टोटल कितनी हो जाएगी 2n + 2। यानी अगर इसी क्वेश्चन का आंसर आपको तक पूछा जाता, मध्य में नहीं पूछ के तक पूछा जाता, तो कितना लिखते हैं आप कि भाई 2n मतलब 13 × 2 26, तो ये 2 और ये, तो ये हो जाएगी आपकी 26 + 2 28। मतलब सब में आपके क्या हो जाएगा, अगर तक पूछेंगे तो 2 डिजिट आपको क्या करनी है और ऐड करनी है, ताकि क्या हो जाएगा कि उसमें जो नंबर्स आपको दे रखे हैं वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इस टाइप से ये था अपना पहला गुणधर्म जो कि वर्ग और वर्गमूल से संबंधित था कि दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं होगी। अब अपन लेते हैं गुणधर्म नंबर 2। तो अपने जो नेक्स्ट गुणधर्म है, गुणधर्म नंबर 2, 3 और 4, ये मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, देखिए आप। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n+1/2। वैसे आपको याद ही होगा ये कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होता है वो होता है n+1/2। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होता है वो n² होता है, और प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होता है वो होता है n+1। मान लो कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, n की जगह क्या लगना है 50। आंसर क्या हो जाएगा आपका 50 × n+1 मतलब 51/2। 2 से 50 कितनी बार कर देंगे आपके पास 25 बार, और आप 25 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 51 से। तो कितना आएगा देखिए आप, 25 × 1 5, 2 आपका कहाँ चला जाएगा कैरी पर, 25 × 5 125 और 2 127। तो इस तरीके से आपका सिंपल आंसर आ जाएगा, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल हो जाएगा 1275। एक चीज और कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि विषम प्राकृत संख्याएं सिर्फ पूछ लेते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल विषम प्राकृत संख्या 1 का वर्ग 1, देखिएगा ध्यान से, 1 और 3 वर्ग कितना हो गया 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 1 3 5 कितना हो गया ये 5 6 7 8 और 9, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो एक रिलेशन बन जाता है देखिए आप कि इसमें 2 संख्याएं हैं तो 2 का स्क्वायर, 3 संख्या है तो 3 का स्क्वायर। अगर आप एक और ले लेंगे 5 + 7, तो देखिए आप 7 और 1 8 और 8 16, मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब 4 संख्या है तो 4 का स्क्वायर। तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल सीधा ही होता है n², मतलब संख्या को गिन लीजिए और उसका स्क्वायर कर दो। जैसे आपको पूछ लिया प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए। तो आपको क्या करना है, प्रथम 5 है तो n की जगह क्या है 5, मतलब सीधा ही आपको क्या कर देना है 5 का स्क्वायर, मतलब आंसर हो जाएगा 25। आपका कितना आंसर हो जाएगा 25। तो इस तरीके से आप प्रथम
n प्राकृत संख्याओं का योगफल इससे निकाल सकते हैं, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल इससे निकाल सकते हैं। और अगर पूछ लिया जाए आप किसी भी प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल तो वो होता है n+1। मतलब अगर मैंने पूछ लिया आपसे कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो आप कैसे करेंगे इसे? सिंपल सा n की जगह कितना लिख देंगे आप? 10 लिख देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 × 10 + 1 11 110। तो सिंपल से आपको n की वैल्यू पुट करनी है और देन उसको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर विषम में एक प्रॉपर्टी जरूर ये बनती है, तो इस प्रॉपर्टी को अभी आप थोड़ा ध्यान रखें। अब अपन डिस्कस करते हैं कुछ नेक्स्ट गुणधर्म को। अपना जो 5वां गुणधर्म है वो ये है कि किसी भी विषम प्राकृत संख्या को, किसी भी विषम प्राकृत संख्या के वर्ग को दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्ग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी प्राकृत संख्या है यानी विषम प्राकृत संख्या है तो उसको आप उसको क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्ग के रूप में व्यक्त कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ध्यान दीजिएगा, जैसे 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और 9 यहाँ पर क्या है आपके पास? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? दो क्रमागत प्राकृत संख्या, ये ध्यान देना, आप क्रमागत होनी चाहिए। दो क्रमागत प्राकृत संख्या, जैसे 40 + 41, कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल आप 13 का स्क्वायर लेंगे तो कितना होता है? 169 आपके, और 13 क्या है आपकी? विषम संख्या है। तो 169 के टुकड़े कीजिए आप। 100 देखो टुकड़े कैसे होते हैं, आप ये भी थोड़ा समझ लीजिए कि टुकड़े करने के लिए क्या करना है, आपको इस संख्या से एक कम कर देना है। 168 हो गया। 168 के आप आधे कर दीजिए। आधे कितने हो जाएंगे आपके? 8 और 4 84। इसका मतलब इसके टुकड़े क्या आ जाएंगे? 84 + 85 या 85 + 84। तो इस तरीके से किसी भी विषम प्राकृत संख्याओं को दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है? दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्ग के रूप में, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में कर दीजिएगा आप, इसको योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। परंतु ऐसा सम संख्याओं के साथ नहीं होता। अगर आप सम संख्या का वर्ग करेंगे तो उसको दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में आप व्यक्त नहीं कर सकते। आप जैसे इमेज कीजिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा। अब 64 को आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 + 32। मतलब दोनों संख्याएं सेम ही आएगी। जब अपन सम संख्या का वर्ग करेंगे तो दोनों संख्याएं क्या होगी? क्रमागत संख्या सेम ही होगी, वो क्रमागत होगी नहीं, वो एक ही संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा भी गया है कि सीधा टिक द करेक्ट के अंदर कि कौन सा कथन सत्य है, कि क्या विषम प्राकृत संख्या के वर्ग को दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्ग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? क्या सम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्ग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो कौन सा वाला राइट रहेगा? विषम प्राकृत संख्या के वर्ग को दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक प्रॉपर्टी और अपने पास बनती है, गुणधर्म नंबर जो 6 बनता है अपने पास, वो ये बनता है कि अगर दो क्रमागत प्राकृत संख्या है, मान लीजिए 2 और 3, अगर मैं 2 का वर्ग करूं और अगर मैं 3 का वर्ग करूं, 2 का वर्ग करूं और मैं किसका वर्ग करूं? 3 का वर्ग करूं, प्लस इन दोनों को आपस में गुणा करूं, मतलब 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6, और 6 का वर्ग करूं तो वो इससे एक ज्यादा, मतलब +1, मतलब 7 के वर्ग के क्या आएगा? बराबर आएगा। वो 7 के वर्ग के क्या होगा? बराबर होगा। अपन इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। 2 का वर्ग हो गया आपका 4, 3 का वर्ग हो गया आपका 9, और 6 का वर्ग हो गया आपका 36। जोड़ेंगे तो 36 + 4 40, 40 और 9 49, और 7 का स्क्वायर 49। मतलब आपकी प्रॉपर्टी क्या बन रही है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का वर्ग प्लस उन दोनों प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का वर्ग, अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो वो जो अंतिम वाली जो प्राकृत संख्या है उससे एक ज्यादा के वर्ग के क्या आता है? बराबर आता है। एक एग्जांपल वो देते हैं, जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर, तो 3 के आगे 4 का स्क्वायर, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 का स्क्वायर। अगर मैं पूछूं कि यहाँ क्या आएगा, तो अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ x लगा दे और आपको एग्जाम में पूछ ले फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको सीधा रिलेशन चेक करना है। आपको क्या करना है? सीधा रिलेशन चेक करना है कि 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 12 का स्क्वायर दे रखा है, मतलब यहाँ पर 3 है और 4 दोनों क्रमागत हैं और दोनों का गुणा यहाँ पर लिख रखा है, तो इससे एक ज्यादा संख्या यहाँ आएगी, तो मतलब x का मान सीधा क्या होगा आपके पास? 13 होगा। एक क्वेश्चन और अपन ट्राई करते हैं। देखिए आप, जैसे कि ऐसा देख रखा हो आपको कि 13 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, 13 + 14 का वर्ग दे रखा हो आपको। यहाँ पर आपका क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा। इनका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए आप, जैसे कि 2 5 आपका कैरी 182 आ रहा है आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपका आएगा 183 का स्क्वायर, ये तो आपको पता है।
मान लीजिए कि यहाँ से उसने हटा दिया एग्जामिनर ने और यहाँ दे दिया x और आपको पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इन दैट कंडीशन आपको पता है कि यहाँ 13 है, यहाँ 14 है, तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर यहाँ आएगा तो इसके मल्टीपल से एक ये ज़्यादा आएगा। एक रिलेशन होता है, गुणधर्म होता है, आपको याद रखना होता है। तो मतलब इधर से आप क्या कर देंगे, एक -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 182। तो इस तरीके से इस गुणधर्म से भी काफ़ी, इन दोनों ही गुणधर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, और इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस गुणधर्म की, कि आपको देखते ही पहचान में आ जाएगी ये यहाँ पर यही गुणधर्म काम कर रहा है। अब अपन बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट गुणधर्म जो है अपने पास, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनकी तरफ बढ़ते हैं। गुणधर्म नंबर जो 7 है अपने पास वो ये है कि दो क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में यदि एक जोड़ दिया जाए तो जो गुणनफल अपने को प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जो अपने को गुणनफल प्राप्त होगा वो हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या होगी। कुछ एग्जांपल लेते हैं। दो क्रमागत सम, मान लीजिए कि एक तो 2 क्रमागत सम, 2 के बाद 3 तो विषम हो गया, तो क्या हो गया 4। अगर इन दोनों का गुणनफल करूं तो कितना 8। अगर 8 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 9, और 9 क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यानी दो क्रमागत सम या विषम संख्या में एक जोड़ दें तो जो संख्या अपने को प्राप्त होगी तो वो क्या होगी, आपके पास पूर्ण वर्ग होगी। एक एग्जांपल हो लेते हैं, जैसे कि 7 लीजिए। 7 के साथ क्या होगा, 9 लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 विषम संख्या, 7 के बाद जो विषम संख्या वो 9। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 63। उसमें अगर आप एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, और ये आपके पास होता है 8 का स्क्वायर। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। मान लीजिए कि आपके पास है 8 है और 8 के साथ है आपके पास 10, क्योंकि 8 के बाद 10 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 80, और 80 + 1 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 81, और 81 जो होता है वो होता है आपके 9 का स्क्वायर। एक चीज़ आप नोटिस करना कि जैसे कि ये जो 3 आया है, देखिए आप 2 और 4 के बीच में आता है 3, यहाँ पर ये समझने जैसी चीज़ है। 7 और 9 के बीच में आता है 8, 8 और 10 के बीच में आता है 9। इसका मतलब हो क्या रहा है कि अगर आप इन दो क्रमागत संख्याओं का मल्टीप्लाई करके एक जोड़ रहे हैं तो बीच वाली संख्या का वर्ग आ रहा है। बीच वाली संख्या का क्या आ रहा है, वर्ग। यानी बीच वाली संख्या, यानी किसी संख्या का वर्ग निकालना हो तो आप उसके आगे और पीछे वाली संख्या का मल्टीप्लाई करके एक जोड़ देंगे तो भी उसका वर्ग निकल जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 4 का स्क्वायर पता है 16 होता है। आपको 4 का स्क्वायर पता है 16, तो आपको पता है कि 4 के पहले 3, 4 के बाद में 5, 4 और 5 को गुणा करूंगा तो 15, और 15 में एक जोड़ूंगा तो 16। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग अगर अपन करते हैं तो उस जो वर्ग वाली जो संख्या है उसके एक पहले और एक बाद वाली संख्या को गुणा करके एक जोड़ दें तो भी क्या मिल जाएगा आपको, उसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अब अपन कुछ और जो गुणधर्म बच गए हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। जो अंतिम दोनों गुणधर्म है, गुणधर्म नंबर 8 और गुणधर्म नंबर 9, ये दोनों ही गुणधर्म हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, और दूसरा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। तो वर्गों का जो योगफल होता है वो सीधा आपको याद रखना है। जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यूँ चलते चलते n का स्क्वायर। ये जो होगा आपका वो ये होगा n + 1 2n + 1/6। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल आया है कि आपको आंसर निकालना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो आपके पास कितनी है, प्रथम 6 प्राकृत संख्या है, तो n बराबर कितना हो गया 6, और आप सीधा फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, n की जगह 6 लिख दें, 6 × 7 × 6 की जगह यहाँ n की जगह 6 लिखेंगे, 2 × 6 12 + 1 13 / 6, 6 से 6 आपका कैंसिल, 13 इंटू आपको क्या कर लेना है 7, 13 × 7 होता है आपका 91। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल थोड़ा सा इस टाइप का आ जाए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास। मान लीजिए कि 6 का स्क्वायर के बाद 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको सिंपल सा करना कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको देखो, आप ध्यान से देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को 1 × 2 का होल स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इस 2 को आगे लिख लें, आपको समझने में आसानी रहेगी, 2 × 1 है ना। अब इसको लिख सकते हैं 2 × 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 5 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि घातांक में मैंने आपको सिखाया था, अगर आपने घातांक के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप
प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं घातांक के वीडियो भी। तो घातांक के वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि ये घात क्या होती है, इन दोनों के साथ अलग अलग आ सकती है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस, आप ऐसे लिख दें इसको, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। देखिए आपके 2 का स्क्वायर, 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 ये वाली टर्म इन सब में से क्या आ जाएगी, बाहर कॉमन आ जाएगी। तो इन दैट कंडीशन आपके पास बचेगा क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो यहाँ बाहर तो हो गया है 4, अंदर क्या हो गया, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल के लिए आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला। यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 5, तो आप लिखेंगे 5 इंटू 6 इंटू 2n, तो 2n की जगह क्या आएगा, वही n की जगह 5, तो 5 और 10 और 1 11 डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 6, क्योंकि आपके पास n की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11, 6 से 6 कैंसिल, तो 4 इंटू 5 की वैल्यू आप 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 इंटू 11 55 हो जाएगा। और 55 का मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, 4 से करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 220, आंसर आ जाएगा आपका 220। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप से कन्वर्ट करके इस फॉर्मूलों का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों के योगफल में तो कुछ सिंपल सा है कि जब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल अपन निकाला था, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल था n प्लस 1/2, अगर इसी के ऊपर वर्ग लगा दूं तो ये घनों का योगफल हो जाता है। अगर n प्राकृत संख्याओं के जो प्रथम n प्राकृत संख्या है, अगर उनके योगफल के का जो सूत्र है उसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, प्रथम n घनों का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल हो जाता है। मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, 1 का क्यूब मतलब घन मतलब क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब ज्ञात कीजिए, तो आपको n बराबर कितना लेना है 5, और फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि n की जगह 5, 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2, 2 से 1 कट जाएगा 3 बार, 5 तरी 15, 15 का होल स्क्वायर आपके पास होता है 225। इस तरीके से काफ़ी इजी क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इजी वे से कर सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारा मोटिवेशन है। आपके लाइक से ही हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।